हेलो क्लास 12। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर पॉवर्टी, जिसको हिंदी में बोला जाता है निर्धनता। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, बिकॉज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, वहाँ से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के मतलब फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है निर्धनता क्या है या पॉवर्टी क्या है। अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में असमर्थ है तो वह निर्धन है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं जिनको हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स में मानते हैं? उसमें है फूड यानी भोजन, क्लोथिंग यानी कपड़ा, शेल्टर यानी आश्रय यानी घर, एजुकेशन मतलब शिक्षा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। कहने का मतलब यह है कि इन सब चीज़ों के अगर आप अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो कैसा है, वो निर्धन है, गरीब है या पॉवर्टी में आता है। उसके बाद में दूसरा है निर्धनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। आपकी बुक में निर्धनता के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, पॉवर्टी के कुछ टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट दिया है सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी। अन्य व्यक्ति, इसमें फर्स्ट पॉइंट है अन्य व्यक्तियों, क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी से है। जैसे पॉवर्टी रिगार्ड्स टू डिफरेंस इन क्लास, रीजन्स और कैटेगरी। आप जिस जगह पे रह रहे हो, जिस क्षेत्र में रह रहे हो, जिस राष्ट्र में रह रहे हो, उसमें बाकी आपकी सेम क्लास के, अगर आप लोअर मिडिल क्लास में आते हो, आप अपर मिडिल क्लास में आते हो, आप प्रॉपर मिडिल क्लास में आते हो, उनमें अगर कंपेयर किया जाए और अगर आप सेम क्लास से बिलोंग करते हो, देन उसके बाद भी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस में आते हो? सापेक्ष निर्धनता या फिर रिलेटिव पॉवर्टी में आते हो। उसके बाद में इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है एक व्यक्ति की आय अपने समान स्तर के लोगों से कम है। यही सेम चीज मैंने अभी आपको बताई, परंतु वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है तो वह सापेक्ष निर्धन कहलाएगा। मतलब आप अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ उनको ही पूरा कर पा रहे हो, आप उससे ज्यादा। सेम क्लास के दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, सेम सैलरी मिल रही है दोनों को, सेम क्लासेस, सेम टाइप की लोकेशन पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत महंगी एक्सपेंसिव जगह पर रह रहे हैं और दोनों सेम चीज है हर चीज में। उसके बाद भी मिस्टर ए अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और उसके साथ में कुछ सेविंग्स भी कर रहे हैं, बट मिस्टर बी केवल अपनी आवश्यक जो उनकी जरूरतें हैं, अब आपको पता है कि आवश्यक जरूरतें कौन सी हैं, बेसिक नीड्स, सिर्फ उनको पूरा कर पा रहे हैं, तो वो किस में आएंगे? वो आएंगे रिलेटिव पॉवर्टी में। उसके बाद में फर्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा है एब्सोल्यूट पुअर यानी निरपेक्ष निर्धनता। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वे सभी व्यक्ति जो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते या गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसमें कौन से लोग आते हैं कि जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब रोटी, कपड़ा, हेल्थ और एजुकेशन को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो किसके अंदर आते हैं? निरपेक्ष निर्धनता यानी एब्सोल्यूट पुअर की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। जैसे पॉवर्टी, मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं पॉवर्टी लाइन क्या होती है, कि मान लीजिए ये एक कैटेगरी बनाई गई है, अगर आप इस कैटेगरी के नीचे से बिलोंग करते हैं तो आप पुअर में आ जाते हैं, एब्सोल्यूट पुअर में, और अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप एब्सोल्यूट पुअर में नहीं आते। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट दिया गया है भारतीय सरकार के अनुसार एक स्टैंडर्ड सेटअप बनाया गया है जिससे पता लगाया जा सके कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, और कितने ऊपर आते हैं। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। अलग अलग स्टैंडर्ड हैं जिनके बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं डिटेल में। उनके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि कौन से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और कौन से लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। अब अगर हम बात करें कि निर्धनता के क्या कारण है, रीजंस की अगर हम बात करें, तो पहला रीजन दिया गया है जनसंख्या का दबाव यानी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से कितना भी प्रोडक्शन कर लो लेकिन कभी उसकी पूर्ति नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी निर्धनता का, या हमारी पॉवर्टी पुअर होने का बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंड दिया हुआ है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ रीजन वही है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो
सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉय हैं, उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं, तो ये एक दूसरा रीजन है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर। क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि जितने मतलब लोग होने चाहिए जो सोशल वर्कर हो, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, उतने लोग नहीं है इंडिया में जो सोसाइटी के लिए सोचते हैं। सब अपने अपने लिए सोचते हैं और ये काफी बड़ा एक कारण है हमारे निर्धन होने का। उसके बाद में पॉइंट डी दिया गया है विकास की धीमी गति, स्लो डेवलपमेंट। हमारा जो डेवलपमेंट है वो उतनी रफ्तार से नहीं है, अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से तो उतना ज्यादा नहीं है, ये एक अनदर रीजन है। उसके बाद में निर्धनता रेखा का अर्थ यानी पॉवर्टी लाइन जो होती है उसका क्या मतलब है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला वाला है निर्धनता रेखा यानी पॉवर्टी लाइन में एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जो यह दर्शाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन नहीं। सेकेंड पॉइंट है जिसके अंतर्गत एक बेस सेलेक्ट कर दिया जाता है जिसमें पुअर और नॉन पुअर को मापा जा सकता है। एक बेस बनाया जाता है, वो बेस कुछ भी हो सकता है, आपके आय हो सकती है, आपकी इनकम हो सकती है या आपका एक्सपेंस हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं इसको आपको, तो एक बेस स्टैंडर्ड लाइन सेट करती है कि जिन लोगों की मंथली इनकम 10,000 से ऊपर है वो तो नॉन पुअर में आएंगे, और जिनकी मंथली इनकम 10,000 से नीचे है, 10,000 से कम है, वो पुअर पीपल्स में आएंगे। तो ये हो गया कि आप आय के यानी इनकम के बेस पे आपने एक लाइन बना दी। ऐसे ही एक्सपेंस की बात करें तो इसमें भी काफी सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं, जैसे कितने नंबर ऑफ पीपल एक घर में रहते हैं। मान लीजिए एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों की एक फैमिली है और उनका जो खर्चा है वो पर मंथ का खर्चा उनका 1200 रुपए आता है, और इन्होंने ये सेट किया हुआ है कि 1200 रुपए से नीचे अगर किसी घर में 4 लोग रहते हैं और उनका खर्चा 1200 रुपए है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। अदरवाइज अगर उससे ऊपर खर्चा है, अगर उससे ज्यादा खर्चा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, और 1200 से कम खर्चा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। तो ये एक बेस सेट कर दिया जाता है, वो बेस आपकी इनकम हो सकती है या आपके खर्चा हो सकता है, इनकम या एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में भारत में निर्धनता रेखा, हाउ पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड इन इंडिया, कैसे फिक्स की जाती है इंडिया में पॉवर्टी लाइन, समझते हैं थोड़ा। फर्स्ट दिया हुआ है सरकार से मिलने वाली मदद को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगर आपको गवर्नमेंट से किसी तरीके की हेल्प मिल रही है, आप गवर्नमेंट के किसी प्लान की हेल्प ले रहे हैं, आपको राशन मिलता है सरकार से, तो उसे आपकी आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मंथली आपकी फैमिली में 4 सदस्य हैं और 4 लोगों को 50-50 रुपए का राशन, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 4 लोगों को 50-50 रुपए का राशन हर महीने मिलता है, तो वो उनकी आय नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की अगर गवर्नमेंट से आपको कोई हेल्प मिल रही है तो वो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम्स प्रति व्यक्ति के अनुसार कैलोरीज को फिक्स किया जाता है। देखो इंडिया ने क्या किया हुआ है कि हर एक पर्सन की एक फिक्स कैलोरी होती है ताकि वो स्वस्थ रहे, उसको कोई बीमारियां ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने तय किया कि 0 से लेके कोई 10 साल तक का अगर है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी से लेकर अगर कोई 10 साल तक का है तो एक एग्जांपल कि उसको 800 कैलोरीज लेनी चाहिए। ऐसे ही कोई 10 से लेके 20 तक है, उसको मान लीजिए कि 150 कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। अगर कोई इससे इतना नहीं कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो गरीब है या वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। अगर कोई इतना कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है और वो नॉन पुअर पीपल्स में से है। ठीक है, ये हो गया इसका बी पॉइंट। मतलब मुझे लगता है कि काफी इजी है, आपको इनमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में जो सी पॉइंट है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश जो टफ वर्ड्स थे मुझे लगा कि आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, मैंने उन्हें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप प्लीज मतलब थोड़ा सा अपनी साइड से भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है लगातार यानी फ्रीक्वेंसी आज रिकॉर्डेड, आंकड़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। जो पॉवर्टी लाइन के लिए जितनी भी चीजें मतलब किसको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, किसको कितनी कैलोरी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ये सारे डिटेल्स मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी इनको हमेशा रिकॉर्ड करते रहते हैं।
क्योंकि जब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारे देश में कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। बिना रिकॉर्ड्स के आप ये नहीं आइडिया नहीं लगेगा आपको। इसके बाद में आप इसको मतलब आप तो वैसे सारे नोट्स ही डाउनलोड कर लेना, बट इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि इंडिया में न्यूनतम कैलोरीज की बात करें, मतलब ये मिनिमम कैलोरीज इतनी लेनी चाहिए। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ग्रामीण यानी रूरल एरियाज और एक शहरी यानी अर्बन एरियाज। ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, एक इंसान को 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए, और अर्बन एरिया के लिए क्या जो कोई इंसान है उसको 2100 कैलोरीज लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इस ग्रामीण मतलब अगर इसका थोड़ा सा लॉजिक समझे कि एक गांव के इंसान को 2400 कैलोरीज और शहर को 2100 कैलोरीज, शहर वाले को कम क्यों? उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि गांव के जो लोग हैं वो शहर वाले लोगों से ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उनका जो फिजिकल मेहनत है वो थोड़ी ज्यादा है बजाय कि शहर के लोगों के, अर्बन लोगों के उनकी ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में निर्धनता के कारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। फर्स्ट वाला कॉज दिया गया है अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। इसमें मैंने मतलब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, तो उस पैराग्राफ को मैंने यहाँ पॉइंट्स में चेंज कर दिया है ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। अगर हमारी इकोनॉमी अनडेवलप्ड है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत धीरे है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही, जितने लोग हैं मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट दिया गया है भारतीय उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स की बात करें, इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें, अपने ही देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। सेम रीजन वही है कि इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो अपने लोगों की मतलब इंडिया में रहने वाले लोगों की ही जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम, तो बाहर तो मतलब सप्लाई करने का मतलब ही नहीं है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है प्रति व्यक्ति की कमी, प्रति व्यक्ति आय की कमी, पर पर्सन इनकम इज वेरी लो। ये हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लेबर बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है, बहुत ही कम दाम में मिल जाती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी इकोनॉमी के अनडेवलप्ड होने का। इसके बाद में जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो है विकास की दर में कमी, लो रेट ऑफ ग्रोथ। ब्रिटिश शासन के समय तथा आजादी के बाद विकास की दर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब हम ब्रिटिश शासन में थे, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, और उसके बाद जब हम 1947 के बाद हमें आजादी मिली, बहुत ज्यादा फर्क हमारी ग्रोथ में नहीं देखने को मिला, क्योंकि आपको पता होगा कि उसके बाद में काफी सारे चेंजेस किए गए, काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े थे, क्योंकि हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। केवल मैंने ये रेड में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसे लिख सकते हैं, केवल 5%, नो डाउट के हमारे आजाद होने के बाद हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, लेकिन केवल 5%, जो कि बहुत ही निम्न था, बहुत ही कम था। इसके बाद में मैंने इसमें सेकेंड मतलब थर्ड पॉइंट लिखा है जनसंख्या का दबाव, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन थी जो है वो बहुत ज्यादा है, सरकार पर जनसंख्या की वृद्धि का बहुत ज्यादा दबाव था। मतलब जो पॉपुलेशन थी वो इतनी स्पीड से बढ़ रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा थी और उत्पादन की दर कम थी। ये मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। थर्ड है आवश्यकताएं पूरी न हो पाने के कारण मृत्यु दर बढ़ रही थी, हमें दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़ रहा था, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स थी उन्हीं का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, वही हमें पूरे तरीके से नहीं मिल पा रही थी। तो जो मृत्यु दर थी, मतलब अगर डेथ रेट देखा जाए वो बहुत ज्यादा था, इसलिए हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर आश्रित हो रहे थे, दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी थी हमारी। इंक्रीज इन डेथ रेट डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। अगर हम ग्रोथ रेट की परसेंट में बात करें तो 1941 से लेके 1951 तक हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 1.0% था। उसके बाद 1991 से 2001 के डेटा की अगर बात करें तो 2.1 हमारा ग्रोथ परसेंट रेट बढ़ के कितना हो गया, 2.1% हो गया।
उसके बाद में इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करो तो आप थोड़ा कंपेयर करके देखो, इनमें ग्रोथ रेट हमारा था ये और पॉपुलेशन हमारी 1991 तक की अगर हम बात करें तो 84.63 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। उसके बाद 2011 का डेटा हमारे पास मौजूद है और उसमें 121 करोड़ हो गई थी हमारी पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। उसके बाद में पॉइंट नंबर डी है निम्न पूंजी निर्माण, कैपिटल डेफिशिएंसी। इसका फर्स्ट पॉइंट है भारत में वृद्धि के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही थी। ग्रोथ के लिए इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए था, मतलब कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए थे, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सामने आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों के पास खुद भी इतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर पाते। इसके बाद में जो सेकंड है, यदि भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाता तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उपलब्ध की जा सकती थी। बिल्कुल, अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता तो हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कोई इन्वेस्टर्स नहीं थे हमारे पास में, इसलिए अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट, कुशल उद्यमियों का अभाव, यानी लैक ऑफ एफिशिएंट एंड स्किल एंटरप्रेन्योर्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है भारत में कुशल उद्यमियों का अभाव था जो अपनी कुशलता के उत्पाद यानी प्रोडक्शन को बढ़ा पाते। बिल्कुल, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स थे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी ऊपर, जस्ट उससे ऊपर वाला पॉइंट, कि वो उतना स्किल्ड नहीं थे, उनके अंदर उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे वो कि एक अच्छा प्रोडक्शन, एक कुछ अच्छी मतलब कोई अच्छा ऐसा फैक्ट्री लगा पाते, कुछ अच्छी ऐसी कंपनीज मतलब बना पाते जिसमें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। तो उस सब की बहुत ज्यादा कमी थी उस टाइम पर। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद की कमी के कारण भारत अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। ओके, मतलब मुझे लगता है यहाँ तक इजी है, आपको आराम से समझ में आया होगा। अगेन मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज नोट्स डाउनलोड कर लेना अपने फ्रेंड्स तक, जो हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश में हो, तो आप उन तक पहुंचा देना। होप आपको ये मतलब हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो है वो समझ में आ रहा होगा। इसलिए आपको प्लीज वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक किया करो, काफी अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक करते हो तो। और नोट्स आपको कैसे लगे आप एक बार मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद और धीरे धीरे आपको बाकी सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स है तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब तक आप 3 चैप्टर्स पढ़ लीजिए, आज ये 4th चैप्टर आपको मिल जाएगा और बाकी के नोट्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और है, एफ पॉइंट, पुरानी परंपरागत तरीका, आउटडेटेड सोशल रूल्स। फर्स्ट, भारत में बहुत से धर्म जाति के लोग रहते हैं। आपको हमेशा से इंडिया में ऐसा था कि अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं तथा उन्हें समाज में रहने के लिए उन्हें मानना ही पड़ता है। जैसे सबको अपनी अपनी, जैसे आप एक सिस्टम पढ़कर आ चुके हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो उन लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इंडिया इस सब पुरानी परंपराओं से इतना ज्यादा उलझा रहा हमेशा कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा पिछड़ती गई, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स कभी आगे ही नहीं आ पाए, इन्वेस्टमेंट की कमी हमेशा होती रही, जैसे कास्ट सिस्टम एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। होप आपको यहाँ तक का इसका फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।